नमस्कार। उदयपुर चौपाल आज आई हुई है भाजपा के उदयपुर के प्रत्याशी ताराचंद जी भाई साहब के पास। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यदि ये विधायक पद पर चुने जाते हैं, इनका विजन क्या है उदयपुर को लेकर। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा भाई साहब, उदयपुर को लेकर आपका विजन क्या है? ऐसा है, उदयपुर शहर के अंदर 4-5 समस्या बड़ी हैं। ये टूरिस्ट हब बन रहा है धीरे धीरे, और ट्रैफिक की बहुत बड़ी परेशानी है। पिछले 5 वर्षों के अंदर इस दृष्टि से कांग्रेस ने एक भी फुट्टी कौड़ी का काम नहीं किया है। हवाई घोषणाएं की है, जिससे दिन ब दिन समस्या बढ़ी है। इस दृष्टि से पहला काम हमारा ये रहेगा, और मैंने पिछले 3 वर्षों के अंदर प्रयास करके एलिवेटेड रोड जो दफन हो चुकी थी फाइल, उसको वापस जिंदा किया है। उसकी डीपीआर बन चुकी है। एलिवेटेड रोड मतलब कुल मिला के ट्रैफिक प्लान के लिए आप कुछ करने वाले हैं। इसके साथ मैं बात करूंगा, पर्यटकों की बात आती है, पर्यटकों की दुहाई यहाँ का प्रशासन देता है। झीलों के संरक्षण की बातें यहाँ पिछवाड़े में चली जाती हैं, पीछे चली जाती हैं। झीलों के संरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जिलों के संरक्षण के अंदर जितना आवश्यक है वो काम किया नहीं। आज भी जलकुंभी और कचरा बहुत पड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि संयुक्त इसके अंदर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे, पैसा भी खर्च हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो इस दृष्टि से जैसे ही मैं चुना जाता हूँ, उसके बाद इन सब अधिकारियों के साथ बैठकर, राजस्थान में भाजपा की सरकार बननी तय है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डबल इंजन सरकार से काम के अंदर आसानी हो जाएगी। तो ये प्रयास करूँगा कि जिलों का संरक्षण, जो भी आवश्यक कदम होंगे उनको उठाकर जिले स्वच्छ बने, ऐसा प्रयास। ये झील विकास प्राधिकरण का ऑफिस जयपुर है, क्या इसको लाने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? ऐसा वास्तव में होना उदयपुर में ही चाहिए कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में इतनी ज़िले कहीं है नहीं। जो ज़िले उदयपुर में हैं वो हमारी विरासत के रूप में हमें मिली है। तो ये इसके बारे में मैं स्टडी करके प्रयास करूँगा कि उसका प्राधिकरण उदयपुर में ही बने। झील की बात हो गई है। आजकल एक समस्या और देखने में आ रही है कि उदयपुर का पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों में उदयपुर में जो ऑक्सीजन पैकेट बनने चाहिए थे, पार्क डेवलप होने चाहिए थे, वृक्षारोपण जो होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। शहर में पार्कों की हालत ख़राब है, देखी जाती है। कई बार मुद्दा भी उठ चुका है। इस बारे में क्या प्लान है? ऐसा है कि प्लान हमने प्रयास किया है नगर निगम द्वारा कि जो पार्क थे, स्वयंसेवी संस्थाओं को और जो इस तरह की बड़ी कंपनियां हैं उनको गोद देकर, जैसे गुलाब बाग में भी कुछ भाग टुकड़ों में कंपनी को दिया है, मेरी ये क्या कहते हैं, गीतांजलि को दिया है, पैसिफिक को। बस अब ये देखा गया है कि भाई चूंकि पार्कों का संरक्षण स्थानीय निकायों की, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, मुंह मोड़ते हुए शायद पैसा बचाने के लिए पार्कों को गोद दे दिया गया। और ये भी देखा गया कि उसके बाद में कॉलोनियों में जो पार्क समितियों को दिए गए, वहाँ पर बच्चे खेल नहीं पाते हैं। समिति वाले ये कह देते हैं कि पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। तो ये गोद देना क्या कोई समस्या का हल होगा? नहीं, ऐसा है कि नगर निगमों के पास इतनी संसाधन नहीं है। उदयपुर शहर के सब जितने भी पार्क है वो यूएट ने बना दिए हैं, तो बनने के तुरंत बाद हमको सौंप देते हैं, और सौंप के कहते हैं भाई आप इसका रख रखाव आप करो, इसको डेवलप आप करो, ये सारा करो। तो आज की तारीख के अंदर एक पार्क का बहुत बड़ा बजट होता है। तो जो उदयपुर शहर की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योगपति है, वो सर्च लेने को तैयार हैं। तो उसमें तो चलिए, उद्योगपति ले रहे हैं, समितियां ले रही है, लेकिन क्या प्रशासन उनको पाबंद नहीं करेगा कि भाई अगर यदि जनता उन पार्क का उपयोग करना चाहती है तो उनको पार्कों का उपयोग करने दिया जाए? ऐसा है कि ऐसे कोई कॉलोनी के बीच के पार्क नहीं है, चौराहे के पार्क उनको दिए हैं। ज़्यादातर पार्क चौराहे या ऐसा है कि जिनको नहीं भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उपनगरीय इलाकों में ढेर सारे पार्क समितियों को गोद दे दिए गए हैं। बच्चों को खेलने में परेशानी है। ऐसा है, समितियाँ स्थानीय समितियों को दी हैं। उस वार्ड की एक स्थानीय समिति बनाकर उसका मतलब चुनिंदा कुल मिला के क्या आपके द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि बच्चों को खेलने का अवसर पार्कों में दिया जाए? नहीं, ये बात सही है कि पार्क बच्चों के खेलने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो उसमें समितियों को ये निश्चित रूप से पाबंद करेंगे कि पार्क को क्षति नहीं पहुँचे, पेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुँचे। कहीं बड़ी अगर स्थान है तो आधा भाग उस साइड का हम खेल के लिए
कर देंगे ना, आधा भाग। एक बात और देखी गई है भाई साहब कि उदयपुर में झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है, लोग दीवारें खींच रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ये भी देखा कि उदयपुर में जो महती देवास योजना जिससे पानी आता है, टनल के ऊपर रोड बना दी है, टनल के ऊपर रोड बना दी है अवैध तौर पर, और उसके साथ में दीवार पर भी रोड बना दी। लोग इस तरीके से हमारे जल क्षेत्रों को अतिक्रमित कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्लान लेके आए? ऐसा है, देखो मैं आपको बता दूँ, आपने बताया है, वैसे मेरा उस दृष्टि से पहले कभी देखना हुआ नहीं है, तो उसका जवाब मैं उस सारे का अवलोकन करके कहाँ क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट करके और उसके बाद ही इसका जवाब दे पाऊँगा। क्योंकि आज से मैं बिना देखे कुछ जवाब दे दूँगा वो अप्रासंगिक होगा। चलिए भाई साहब, बात करते हैं, शहर बढ़ता चला जा रहा है, आपने एलिवेटेड रोड की बात की है। शहरी परिवहन की जब मैं बात करता हूं तो फिलहाल एक हमारी UCTSL की रेड बसेस चलती हैं, कम संख्या में है। जितनी बसेस चल रही उससे 3 गुना संख्या में उदयपुर को बसों की ज़रूरत है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि किराया भी बहुत कम लगता है इन बसेस में, शहरी परिवहन में। इसके साथ में डीजल ऑटो चल रहे हैं, काफ़ी प्रदूषण फैला रहे हैं। तो इन डीजल ऑटो को उपनगरीय क्षेत्र शहर से बाहर करने का कोई प्लान, या शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपके दिमाग में? ऐसा है कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि उदयपुर शहर को जब पहली सूची स्मार्ट सिटी की बननी, उसमें से देश भर के 20 शहर थे, उन 20 शहरों के अंदर स्मार्ट सिटी बनी। 1200 करोड़ रुपए कोई छोटी राशि नहीं है। पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट 850 करोड़ में बन गई। 1200 करोड़ के अंदर शहर के 20 वार्डों के माफ़ी चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तो उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए धन दे दिया, क्रेडिट भी दिया है, लेकिन क्या उदयपुर स्मार्ट सिटी वास्तव में बन पाई? आपका क्या सोचना है? ऐसा है कि स्मार्ट सिटी एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर कई चरणों के अंदर प्रोग्राम है। 80% से ज़्यादा काम, 90% से ज़्यादा पूरा काम हो चुका है। ये बात सही है, पर कुछ काम ऐसे होंगे जो बाकी होंगे। जिससे बसें, स्मार्ट सिटी को बसें भी उस समय केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, तो वो फर्स्ट पहले तो आपने देखा होगा भी, मुझे ध्यान है 25-30 वर्ष पहले उदयपुर को सिटी बसें चलाने का तय किया था। भाई साहब, उसमें भी क्या गड़बड़ी रही कि उदयपुर जैसे पर्यटन स्थल पर आज भी डीजल बसें चलती। पैसे बचाने का प्रावधान पता नहीं यहाँ का प्रशासन चाहता है कि हर चीज़ में पैसा बच जाए। इलेक्ट्रिक बसें उस ज़माने में लगनी चाहिए थी। आज भी मैं बताऊँ कि तमाम स्मार्ट सिटियों में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है और हमारे उदयपुर शहर में डीजल बसेस चलती है। हर प्रोजेक्ट में यहाँ का प्रशासन, चाहे वो निगम हो चाहे वो UIT, वो पैसे बचाने की बात करता है, जनता की सुविधा की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? ऐसा है कि ये केंद्र सरकार ने ही बसें दी थी। अब मेरा अंदाज़ है, पक्की जानकारी इतनी है, पर 10,000 बसें केंद्र सरकार फिर खरीद के उन्हीं वो दूसरी स्मार्ट सिटियों को दी जा रही है, उदयपुर को नहीं दी जा रही है। भाषा ये मुझे जानकारी नहीं है, ये बात सही है आपकी। तो उसके अंदर से, क्योंकि पहले तो यहाँ बस स्मार्ट सिटी के अंदर बसें चलाना ही चुनौती भरा काम था। अब उसके अंदर पिछले साल भर के अंदर जनता को भी ये आदत डाल दी है कि बसों में ही जाना चाहिए, और जिस ढंग से ये माफिया गिरोह इन बसों के ऊपर चलने नहीं देते थे, हर कहीं हमले होते थे, उसको रोक के अब ज़रूर जनता का विश्वास अर्जित किया है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है इसकी स्मार्ट सिटी के लिए, तो उन बसों के लिए तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और मेरा अंदाज़ है कि शायद 35 बसें चल रही हैं, शायद। शहर की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम बसेस हैं। ये बात सही है, क्योंकि धीरे धीरे उसको एक्सपेंशन करना है। अब मेरा अंदाज़ है फिर बसें और मिल जाएगी, और निश्चित रूप से आपको उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। परिवहन की बात हो गई, सड़क की बात हो गई, अब बात करते हैं शिक्षा की। कुछ जो समस्या हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में यही समस्या है कि विद्यालयों में, सबसे पहले बात करता हूँ कि भाई कई स्कूलों के पास अपना कोई परिवहन तंत्र नहीं है। हमारे जो उदयपुर में जो सिटी बसेस चल रही हैं, तो क्या स्कूल टाइम पे आपके द्वारा इस तरीके की बस सर्विस चलाई जाएगी जिससे बच्चे कम कीमत में सुरक्षित तरीके से स्कूल जा पाएँ? ऐसा है कि मैं इसकी स्टडी करूँगा, क्योंकि बसों के रूट और स्कूल इन दोनों का आपसी लिंक होगा तो,
कुल मिला के एक डेडिकेटेड बस भी स्कूल समय के लिए चलाई जा सकती है। हाँ, चलाई जा सकती है। उसको मैं अध्ययन करूँगा और अध्ययन करने के बाद में क्या संभव होगा, क्योंकि ये बात सही है कि बच्चों को काफ़ी भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है उसकी, ट्रांसपोर्ट की। एक दूसरी समस्या जनता के साथ में ये है कि सीबीएसई स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, उसके बावजूद स्कूल वाले दूसरी बुक्स मंगवाते हैं जो कि हज़ारों रुपए अभिभावकों को खर्च करने पड़ते हैं। इस बाबत कोई काम करेंगे? ऐसा है कि वास्तव में आप ये जो मुद्दा बता रहे हैं, वास्तव में जनता पीड़ित है। मेरे स्वयं में मेरे 2 पोते स्कूल में पढ़ते हैं और बाज़ार से आप ला नहीं सकते, उनके खुद के ही सारा सेट जमा हुआ है। यहाँ से पुस्तकें खरीदोगे, विद्यालय से खरीदोगे, जो 100 का मतलब जो बाज़ार के अंदर आधे पैसे में उपलब्ध हो जाती है, उससे डबल पैसों में मतलब परिवारजनों को बच्चे के लिए पुस्तकें लेनी पड़ती है। और उसका खर्चा मतलब जब अब नया सत्र चालू होता है तो परिवार वालों को ये लगता है कि ये एक नया बड़ा शादी जितना खर्चा, मतलब छोटा मोटा घर में पारिवारिक बड़ा कार्यक्रम हो, ऐसे माहौल के अंदर से इतना बड़ा खर्चा मतलब परिवारजन को उठाना पड़ता है और उससे सब पीड़ित है। अब उसका क्या रास्ता हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस पर ज़रूर निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि इसमें परिवारजनों को, बच्चों के परिजनों को उसमें राहत दिलवाने का प्रयास करूँ। उदयपुर चौपाल का और उदयपुर के प्रबुद्धजनों का एक मुद्दा ये भी है कि पिछले 10 सालों में उदयपुर में वृक्षारोपण जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। फलस्वरूप प्रदूषण बढ़ गया है। AQI, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ही 200 के आसपास लगभग चलता रहता है। वृक्षारोपण को लेकर के कोई प्लान? ऐसा है, वृक्षारोपण अभी भी मेरा अंदाज है, माननीय गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बने तो उन्होंने अपने बजट से लाखों रुपये नगर निगम को देकर उसके माध्यम से कुछ वृक्षारोपण के लिए पैसा आवंटित किया है। हमारी बोर्ड हमारे हों और सरकार की उदासीनता है, क्योंकि शहर के अंदर एक गुलाबबाग जरूर ऑक्सीजन हब के रूप में है। बचे हुए शहर में जहाँ भी पेड़ लग सकते हैं नए, तो उसको चिन्हित करके निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि पेड़ अधिक से अधिक लगे ताकि उदयपुर की आबो हवा ठीक रह सके। अब पर्यटन स्थलों पर देखा गया है, ऐतिहासिक स्थलों पर देखा गया है, उदयपुर में कोई जानकारी की कोई बोर्ड ही नहीं। आज मैं बात करूं सूरजपोल, तो आप दरवाजे पर जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं सूरजपोल दरवाजे का इतिहास क्या है या दिल्ली गेट दरवाजे का इतिहास क्या है। तो इस बाबत क्या आप कोई पहल करना चाहेंगे? ऐसा है कि स्मार्ट सिटी के बनने से पहले बहुत ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कई छीन भिन्न हो चुके हैं। और हमने तो स्थानीय प्रशासन ने न पर्यटन विभाग ने कोई जानकारी के बोर्ड नहीं। आप पिछोला चले जाएं, पिछोला का इतिहास क्या है उसके बाबत कोई बोर्ड नहीं। आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग, किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग के आसपास जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता कि इस बिल्डिंग का क्या इतिहास है। अब जब जनता को पता नहीं तो पर्यटकों को कैसे पता पड़ेगा? और न ही निगम ने पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में कोई इस बाबत प्रयास किए हैं। ये बात सही है कि उदयपुर के अंदर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कई ऐसे जो बने हुए हैं जिसकी वहाँ जाने के बाद भी कहीं जगह नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि शहर के अंदर जो ऐसे जहाँ बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं, प्रथम चरण के अंदर उन सब पर्यटक स्थलों पर अब राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा या विधायक कोटे से भी अगर इसके लिए कुछ राशि व्यय करनी पड़ी तो करा के और इस क्षेत्र में काम करूँगा। उदयपुर झीलों का शहर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासियों को 2 दिन में एक बार पानी सप्लाई किया जाता है। क्या कोई ऐसी ठोस योजना आपके दिमाग में है जिसके मार्फत उदयपुर की जनता को नियमित तौर पर प्रतिदिन पानी पीने का मिल सके? ऐसा है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जब बनी थी तो 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेंगे, ऐसा प्रावधान था। मुझे फिलहाल तो भाई साहब 2 दिन। हाँ, ये बात सही है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। अब उसके अंदर से मतलब पानी उपलब्ध कराने के लिए, इस सारे के लिए मेरा अंदाज है ये कोई तुरंत नहीं हो सकता। कोई प्लान तो लेके आना पड़ेगा ना भाई साहब, कोई प्लान तो लेके आना ही पड़ेगा। देखिए, ये अपने सामने वो टंकी बनी हुई है, बिल्कुल, ये मेरा अंदाज है शायद करोड़ों रुपए की होगी। बिल्कुल भाई साहब। और उस सारे क्षेत्रों के अंदर पहले तो
इनके पीएचडी के अधिकारियों के साथ बैठ के चिन्हित करके कि भाई इसको नियमित रूप से 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे या जो भी हो, धीरे धीरे टर्म बाई टर्म इसके अंदर पानी की सप्लाई बढ़े। और अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि 2 घंटे समय वो सब चाहते हैं भाई राइट टाइम पानी आ गए, लेकिन अब वो कुल मिला के जनता का तो हक है ना भाई साहब प्रतिदिन पानी मिलने का। पानी मिलने का हक है, सरकार प्रयासरत है, हर घर को जल नरेंद्र मोदी का सपना है। उसमें से सरकार से इस बारे में केंद्र सरकार क्या मदद कर पाएगी और राज्य सरकार इसमें क्या कर पाएगी, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करके इस समस्या का समाधान करूंगा। एक और समस्या झीलों को लेकर ये है कि पिछली बार बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ था कि भाई जिन होटलों के पास में सड़क मार्ग उपलब्ध है उन लोगों को अब लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे। और झील विकास प्राधिकरण से जयपुर से ये लोग अपने मर्जिया जो आदेश लिखवा के ले आते हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। आप जब विधायक चुने जाएंगे तो इस बाबत कोई नीति लेके आने वाले हैं या नहीं? ऐसा है, नीति बनाना राज्य सरकार का काम है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि ये समस्या उदयपुर में है, क्योंकि एक झील में दो एजेंसियाँ, सब एक झील में 78 नावें चल रही हैं। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो आपको और बताऊं कि कोई सीमेंट वाला नाव का लाइसेंस ले लेता है, कोई पता नहीं कहाँ से आके नाव का लाइसेंस दे दिया। मैं जब 3 दिसंबर को जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जनता मुझे चुनती है तो एक एक मुद्दे के ऊपर प्रेस के और प्रमुख लोगों के साथ बैठकर इस दृष्टि से चिंतन करके कुछ निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। अब बात करता हूं प्रदूषण की। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में उदयपुर का सिलेक्शन हुआ है। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। अभी भी देखा जाता है शहर में कचरा जलाया जाता है, निर्माण काम होते हैं, सड़कें बनती हैं या मकान बनते हैं, लोग धूल मिट्टी सड़क पे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं उदयपुर का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसको लेकर कोई प्लान? ऐसा है प्लान, देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। क्या कोई ऐसी टीम रखेंगे जो? ये बात सही है, मैं आपको इस बारे में जो रोज़ की घटनाएं होती हैं जो हमारे ध्यान में आती है उसका तो मैंने जवाब दिया है। इस दृष्टि से ये बात आप सही कह रहे हो कि प्रदूषण जो आज से 5 साल पहले था वो आज नहीं है, आज है जो आगे रहेगा और जो ज़रूरी है। इसमें निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि पर्यावरण ठीक होवे, उसके लिए हमारी सरकार सजग है और इसमें निश्चित रूप से प्रयास करूँगा। एक मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि कोई एकीकृत शिकायत सिस्टम, कोई कंप्लेंट सिस्टम, आम जनता जब सरकारी विभाग, ज़्यादातर जो काम होते हैं स्थानीय विभागों से बढ़ते हैं, जैसे बात करूँ नगर निगम हो गया, यूआईटी हो गया या कलेक्ट्री हो गया, जनता इन तीनों विभागों में जाती है अपनी शिकायत को लेकर। कोई एकीकृत ऑनलाइन सिस्टम अभी तक नहीं है। क्या जनता का हक नहीं है कि वो घर बैठे अपनी समस्या प्रेषित कर सके और उसका समयबद्ध निस्तारण हो? इस पर कोई प्लान आपका? ऐसा है, मैं नियमित रूप से 9:30 बजे पार्टी कार्यालय बैठूंगा, 9:30 से 11 बजे तक। क्या कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का? या मेरी बात तो सुनिए, यहाँ उसके बाद 3, 4, 3:30 बजे से यहाँ बैठूंगा और शाम तक बैठकर मैं स्वयं जो भी जनमानस आएगा उसकी समस्याओं के लिए सवेरे कलेक्ट्रेट का, शाम को नगर निगम का और यूआईटी क्षेत्रों का, तो उसके अंदर अगर मुझे लगा कि डिजिटल प्रावधान करने की भी आवश्यकता लगी कि बिल्कुल आवश्यकता। देखिए आम आदमी अब चाहता है कि वो घर बैठे अपनी शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाए, विधायक तक पहुंचाए, अधिकारियों तक पहुंचाए। अधिकारियों तक भी पहुंचाने का जो सिस्टम तो सब जगह बने हुए हैं, जैसे लाइट की बनी हुई है, कलेक्ट्रेट की बनी हुई है, मुख्यमंत्री ने बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जैसा रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्या विधायक हेल्पलाइन नाम का कोई सिस्टम आपके द्वारा शुरू किया मेरी जाएगा? बात सुनो, इस बारे में मैं जवाब बनने के बाद क्या प्रावधान है, क्या विधायक डायरेक्ट तो किसी समस्या का समाधान कर नहीं सकता। उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संपर्क करके क्या हो सकता करूँगा। आखिरी सवाल, कितने वोटों से जीत की उम्मीद है? ऐसा है, भाजपा का काम बहुत पुराना है। संघ, जनसंघ, भाजपा, जनता पार्टी और भाजपा, यहाँ राजस्थान के अंदर भाजपा का काम उदयपुर संभाग
बहुत ही गहरी जड़ें हैं। तो आने वाले सभी जो जन समर्थन पिछले दिनों में मिल रहा है